कॉर्पोरेट बोर्डरूम से रूरल इंडिया, रेड लाइट एरिया में भी आप काम कर रहे हो। आपका एक ऑफिस पूना के रेड लाइट एरिया में है। जब आप काम करते हो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के साथ, सेक्स वर्कर्स के साथ, ट्रांसजेंडर्स के साथ आप काम करते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये एस्पेक्ट है वो क्या रहता है, क्या इश्यूज़ हैं आपके अंदर? 2020 में जब कोविड के दौरान मैं वहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मेडिकल किट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वहाँ पे गई। उनके बच्चे होते हैं सेक्स वर्कर्स के, वहीं पे माएँ अपना प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं, वहीं पे बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे को बेड के नीचे रख करके अपना प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं, थोड़े बच्चे बड़े हुए हैं तो वो रूम के बाहर खड़े हैं। मैंने ये सोचा कि यहाँ तो बहुत ज़रूरत है इंटरवेंशन की, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उनको अपनी माँ से अलग कर देना, क्या ये सोल्यूशन है? कोई हेडलाइन आप क्या पढ़ना चाहोगी? मैं ये ज़रूर पढ़ना चाहूँगी कि प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज हो जाए। आज चेंज एंड बियॉन्ड में हमारे साथ है स्नेहा भारती जी, जो पर्णकुटी एनजीओ की फाउंडर हैं और इन्होंने 12 साल मॉर्गन स्टैनली और सिटी बैंक जैसे इन्वेस्टमेंट फर्म्स के साथ काम किया है। जो लोगों का ड्रीम जॉब होता है, ये बेसिकली ट्रेडिंग करती थी और उन्होंने उस फील्ड को छोड़ के चेंज मेकर की जो दुनिया है और चेंज जिसे हम कहते हैं कि सोशल रिफॉर्म की जो दुनिया है, उसमें कदम रखा और वो मानती हैं कि यही उनकी हैप्पीनेस का कारण है। बेसिकली बहुत सारे लोग सोशल वर्क में काम करना चाहते हैं, लेकिन हर कोई अपनी अपनी तरह से काम कर रहा है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुल टाइम इसे देना चाहते हैं। ये उनमें से एक है। तो आज हम जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी क्या इंस्पिरेशन रही चेंज मेकिंग की दुनिया में काम करने की, और जानेंगे कि वो क्या चेंज करना चाहती है इस सोसाइटी में। हेलो स्नेहा भारती जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम हमारे चेंज एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट में आने के लिए। और मैं आपके बारे में पढ़ रही थी काफ़ी, आपका जब प्रोफाइल आया तभी से मैं रिसर्च कर रही थी कि स्नेहा भारती जी कौन है। एंड मॉर्गन स्टैनली से मसाला मेकिंग, बिहार में, वो भी कैसे शुरू हुआ ये सब? हाँ, मज़ेदार जर्नी है ये, मैं बोलूँगी काफ़ी मज़ेदार। मैं बचपन से ही ये अपने खुद को लेके काफ़ी स्ट्रगल रहा था। मुझे एज एन प्रॉब्लम से प्यार नहीं रहा, बट हाँ, मेरे पास लोग आते और अपने प्रॉब्लम्स बता करके चले जाते और मैं काफ़ी अफेक्टेड हो जाती थी। ऐसा ही मैं मॉर्गन स्टैनली में जो टर्मिनल पे बैठी रहती थी, तो मुझे वो निफ्टी का मूवमेंट से ज़्यादा अफेक्ट करता था कि हाँ, ये मेरे क्लाइंट के पैसे का इतना नुकसान हो रहा है, वो मुझे अफेक्ट करता रहता था। तो इट वाज लाइक मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं खुश नहीं थी, लेकिन हाँ, वो मुझे उस तरह की खुशी नहीं मुझे मिलती थी। पैसा आपको खुशी नहीं दे रहा था? उस तरह का खुशी मुझे नहीं दे रहा था जैसा मैं बता। तो मैं ज़्यादा अटकी रहती थी कि हाँ, उस क्लाइंट को कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो पता नहीं, अचानक से कुछ रियलाइजेशन हुआ और मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त, हम मिल करके एक सोचा कि एक एनजीओ बनाते हैं। और उसी जगह काम करते करते ही हम लोगों ने एक पर्णकुटी की स्थापना की 2011 में। अच्छा। तो यही आइडिया था कि सैलरी से हम उसको चलाएंगे, अपनी सैलरी से। और वैसे ही हमने, क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ बिहार से, तो वो मेरे लिए आसान था अपनी कम्युनिटी को गिव बैक देना। तो और वहाँ पे क्योंकि मैं जानती भी थी और वहाँ पे मुझे ज़रूरतों का पता था, तो वहाँ से हम लोगों ने एक वाटर लिली स्कूल, सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट है गांव के बच्चों के लिए, वो शुरुआत की। वो स्कूल का एक ही पर्पस था कि वहाँ पे बस मैंने ये देखा कि गांव के बच्चे और यहाँ के बच्चों में फ़र्क ये रहता है कि एक्सपोजर की कमी रहती है। तो हमारे पूरे इंडिया से वॉलंटियर्स, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट फील्ड में बहुत सालों तक काम की, तो बहुत लोग वॉलंटियरिंग करने के लिए तैयार थे। तो हम उनको उस तरह का, उस जमाने में 2011-12 में हम स्काइप से उनको एक्सपोजर देते थे। तो इस तरीके से अपनी सैलरी का काफ़ी सारा हिस्सा हमें देना पड़ता था टू रन दिस प्रोजेक्ट। उसी दौरान बच्चों के साथ
सबसे आसान है महिलाओं को जीतने के लिए, उनके बच्चों के साथ आप काम करना शुरू करते हैं तो आप किसी भी माँ का दिल जीत लेते हैं। तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया धारा प्रोजेक्ट शुरू करना। धारा जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट है, स्किलिंग प्रोजेक्ट है, तो हमने वहाँ से शुरुआत की। गांव की महिलाओं को सिलाई बुनाई की ट्रेनिंग देना, और काफ़ी महिलाएं काफ़ी इंटरेस्टेड हुई उस पर, और वो उनके प्रोडक्ट को हम अमेज़ॉन, कॉर्पोरेट एग्जीबिशंस और अलग अलग वेंडर के थ्रू बेचते हैं। मैं अपने काम को कभी काम नहीं समझा, इट्स मोर ऑफ अ मी एंड मेरा एक्सटेंशन, तो वो दिख जाता है। तो काफ़ी वॉलंटियर्स जुड़ते चले गए, और ऐसा लगा कि क्योंकि मैं मुंबई में काम कर रही थी, तो मुंबई में कॉर्पोरेट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो वो मुझे लगा कि यहाँ पे हम एक्सटेंड करें। और पुणे एक जगह है जहाँ पे माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा कि यहाँ पे हम धारा प्रोजेक्ट और बच्चों के रेमेडियल क्लासेस को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। चैलेंज ये था कि बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन ये फुल टाइम करेगा कौन? फुल टाइम करने का मतलब अपनी नौकरी को छोड़ना, तो फिर ये प्रोजेक्ट चलेगा कैसे? तो दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो मुझे लगा लीप ऑफ फेथ लेना तो पड़ेगा, क्योंकि काम तो करना है, मज़ा तो मुझे यहीं आ रहा है। तो मैंने फुल टाइम अपना मॉर्गन स्टैनली का जॉब विद, वहाँ पे बहुत हेफ्टी बोनसेस मिलते थे, तो वो सैक्रिफाइस। आप ट्रेडर थी ना? मैं ट्रेडर थी, मैं टर्मिनल पे बैठती थी, तो जितने ज़्यादा आप ट्रेडिंग करोगे आपके बोनसेस उतने हेफ्टी होते हैं, तो वैसा था। तो लेकिन दिल तो वहाँ लगता नहीं था, दिल तो कहीं और लग रहा था। तो फिर वो छोड़ के मैंने फिर फुल टाइम डिसीजन लिया। डिफ़िकल्ट डिसीजन था, क्योंकि इस डिसीजन के साथ मुझे ये भी था, एक तो बहुत बड़ा करियर जो मैंने पढ़ाई की थी फाइनेंस में, वो एक ब्रेक लगाना, नई कुछ चीज़ का शुरुआत करना, और मेन की फंड्स कहाँ से आएंगे, वाज अ चैलेंज। तो हाँ, तो फैमिली और फ्रेंड्स होते इसीलिए हैं, और उन्होंने क्योंकि देखा था मेरा लगाव और काम, तो उनके भरोसे फिर मैंने वो फुल टाइम किया, और मैं पुणे शिफ्ट हो गई। और यहाँ पे मैंने धारा प्रोजेक्ट फिर माइग्रेंट कम्युनिटी के साथ शुरू किया। वहीं पे उन बच्चों के लिए रेमेडियल क्लासेस भी हमारा शुरुआत हो गई। तो हाँ, ये थी मेरी। और आपने मॉर्गन स्टैनली में काम किया है, सिटी बैंक में आपने काम किया, ये लोगों के ड्रीम जॉब होते हैं। को बताती हूँ अपने बारे में। एक्चुअली अगर पर्णकुटी के ज़रिए मैं खुद को मुझे पहचान मिली, मैं खुद से मिल पाई खुद को, गुड बैड अगली जो भी मेरा साइड है मैं उसको पहचान पाई, जो मैं शायद इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं नहीं ढूंढ ही रही थी। तो मैं तो उल्टा अब गोइंग बैक टू कॉर्पोरेट, ये तो क्वेश्चन ही नहीं रहा। इट इज़ लाइक कि मैं इसकी वजह से खुद को ढूंढ पाई हूँ। तो ये तो सवाल ही मतलब कभी भी मुझे नहीं आया। मुझे बस ये लगा कि मैं हमेशा वो ऑलमाइटी के लिए ऑलवेज थैंकफुल रही हूँ कि मैं लोगों को शायद जन्म लग जाते होंगे अपने पर्पस को ढूंढने में, मुझे इस लाइफ में वो पर्पस मिला थ्रू पर्णकुटी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ये सही बोला आपने कि बहुत समय लग जाता है, शायद पूरा एक लाइफ टाइम कम पड़ता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा पर्पस क्या है। जिसे वो मिल जाता है वो उसी से पूछना होता है, क्योंकि बाकी लोग ये सोचते रहते हैं किया कैसे, इन्होंने इतना रिस्क लिया कैसे। फिर भी कॉर्पोरेट बोर्डरूम से रूरल इंडिया, रेड लाइट एरिया में भी आप काम कर रहे हो, आपका एक ऑफिस पूना के रेड लाइट एरिया में है। क्या चैलेंजेस या रियलिटी चेक रहा होगा आपका? रियलिटी चेक रहा नहीं, रहता है अभी भी वही। अच्छा, और बहुत चैलेंजेस है, तो वो तो लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। तो मैं मेजर चैलेंज के बारे में जो बात करूँगी वो प्रोफेशनलिज्म। अगेन इतने साल कॉर्पोरेट में काम करना, हमने क्या देखा, मेल डाला,
बॉस को मेल में टैग किया, उसको टैग किया, और हमारे काम को ऐसे ऐसे आंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ आपको एक छोटी सी चीज़ को स्टैब्लिश करना है, स्पेशली रेड लाइट एरिया या फिर गांव में बोलो, आपने किसी को असाइन किया है वो वर्क, आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको आंसर मिलेंगे। आपने उनको कहा भी कि बहुत ज़रूरी है ये, मुझे अब तक हो जाना चाहिए। आप 2 दिन वेट करो, आप ही को फ़ोन करना पड़ रहा है उस पर्सन को, और वो बोल रहे हैं हाँ हम तो भूल गए। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ प्रोफेशनल अनप्रोफेशनलिज्म तो हमें फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री, ये जो है हम किनके साथ काम कर रहे हैं, वो सेगमेंट ही डिफरेंट है। तो ये चैलेंज तो है और मुझे लगता है रहेगा। तो इसकी एक अलग ब्यूटी है, दूसरा साइड भी है कि हाँ, आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो समवेयर आपको इसको कंपनसेट कर देता है। बट हाँ, ये चैलेंज तो है। और ये जो चैलेंज है, और क्योंकि आपने तो कॉर्पोरेट इंडिया में काम किया, राइट, तो ये आपका जो एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आप इससे कैसे मतलब सॉल्व कर पाती हैं? इससे मैं बोलूँगी वही पहले मैं सोचती थी कि इतने साल मैंने फाइनेंस में, ये HR में इतनी चीज़ें सीखी, इसका शायद कोई यूज़ नहीं है। बट नहीं, ये उसका भी आंसर मुझे मिला। मुझे बहुत सारी चीज़ों, प्लानिंग में, मुझे बजट प्लानिंग में, मुझे कम्युनिकेशन में, मैनेजमेंट में, बाकी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में ये मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ही हेल्प किया, बहुत ज़्यादा हेल्प किया। कोई एक ऐसा एग्जांपल आप दे सके कि कैसे कहीं, क्योंकि क्या होता है ना, सोशल वर्क में मैं जिन लोगों से मिलती हूँ वो अच्छे इमोशंस और इंटेंट के साथ आए हैं। बहुत सारे लोग चल पड़े हैं उस राह पे, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस, वो भी एज अ ट्रेडर, मतलब जितना उतार चढ़ाव, जितने माइलस्टोन्स और जितने डेडलाइंस आप लोगों के फील्ड में है, शायद कहीं नहीं है। और यही लैक करता है NGO वर्ल्ड। एकदम सही बात है। कैसे, मतलब ये बहुत सारे फाउंडर्स जो हैं NGO के, मैं हमेशा बात करती हूँ उनसे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सारों का, मतलब ऑलमोस्ट 90% लोगों का कोई कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं है। तो कॉर्पोरेट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें NGO इंडस्ट्री में भी चाहिए। बिल्कुल। तो आपकी तरफ से मतलब कैसे सॉल्व करते हैं? आप तो अलग तरह से चलाती होंगी डेफिनेटली, आपका पर्णकुटी तो डेफिनेटली ऐसे नहीं चलता होगा जैसे दूसरे NGO चलते हैं। तो कुछ चीज़ें क्या आपने इम्प्लीमेंट की हैं? देखो, मैंने कुछ सोच के नहीं किया, क्योंकि आप जैसा बोल रहे हो कि हम एक तरीके से अगर रहते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते। तो कॉर्पोरेट में और एज अ पर्सन में एक मैं बहुत डिसिप्लिन पर्सन रही हूँ। तो एक चीज़ मैंने हमेशा देखा है, मैं टाइम को लेकर के मेरा जो रहा है वो, क्योंकि मैं खुद टाइम पे रहती थी, तो वो लेकर के लोगों को थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि सिस्टम में आने में। उसके बाद एक टेम्पलेट डिज़ाइन करना, डेटा को लेकर के बहुत स्टार्टिंग से ही डेटा को लेकर के, नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे। तो कुछ चीज़ों को लेकर के मैं स्टार्टिंग से, क्योंकि ये हमारा तरीका ही रहा है काम को, और टेक्नोलॉजी को लेना, जैसा मैंने आपको बताया कि 2011-12 में ही हम स्काइप पे पूरा काम करते थे, तो ईमेल कम्युनिकेशन ही रखना। ज़्यादातर बहुत दिक्कत होती थी उनको ईमेल में कम्युनिकेट करना। बोला हमने बता दिया ना मैम, तो ज़रूरत क्या है ईमेल में करने की। बट नहीं, इस सब चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट रही हूँ। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो मुझे ऐसा लगता है, और डेट टू पीपल मैनेजमेंट, उनको समझना, किस तरीके से हैंडल करना है, ये चीज़ों को मैंने, क्योंकि कॉर्पोरेट में मैंने बहुत सीखा, तो वो इम्प्लीमेंट किया, और मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस की वजह से मेरा काम काफ़ी आसान हुआ है। हाँ, और बेसिकली NGO भी किसी एक कंपनी के जैसा ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और जो चैलेंजेस एक कंपनी फेस करती है, ह्यूमन रिसोर्स या नॉर्मल रिसोर्स, वो सब इधर ही हैं। और बेसिकली अगर हम अपना वो जो आपका एक्सपीरियंस जो आप बता रहे थे, और मैं ये चाहती थी कि आप ये शेयर करें कि बेसिकली ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो हमारे डोनेशंस आते हैं या जो रिसोर्स हमें मिलते हैं एज एन NGO, वो बेटर यूज़ होंगे जब आप जैसे लोग इस फील्ड में होंगे। क्योंकि इंटेंट एक चीज़ है, दूसरा एक है स्किल,
है ना? Absolutely. तो वो एक बहुत बड़ा गैप है अभी भी NGOs में। एब्सोल्युटली वो आने की बहुत ज़रूरत है, और प्रॉब्ली वो ऊपर से ही आती है और अगर हम थोड़े कॉर्पोरेट से या फिर प्रोफेशनलिज्म हमारी होती है तो रिफ्लेक्ट करता है वो NGO के काम में, पैटर्न में। पुणे में तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी, बट डेफिनेटली मुझे बिहार में करनी पड़ी। बट हाँ, हमने काफ़ी ओवरकम कर लिया रिपोर्टिंग को लेकर के। रिपोर्टिंग नहीं करते, रिपोर्ट्स बनाने को लेकर के, बताना को, रिपोर्टिंग करने को ईगो का ये कर लेते हैं। बट हाँ, उनको ये बताने में, समझाने में थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही मदद किया। और मुझे लगता है ये हर NGO को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे सिस्टम बहुत सिस्टमैटिक हो जाता है, काम अच्छा होता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ की प्रॉपर रिपोर्टिंग हो, हर फंड्स किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है ये पता चले। गोइंग फॉरवर्ड आपके पास आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। इनिशियली लगता है वो दिक्कत, हाँ ये भी करना है, या भी क्या करना है, इस डेटा शीट में भी डालना है, लेकिन हाँ वो बाद में वो चीज़ें बहुत आप फ्रूटफुल होती है। ये हमें इनिशियल डेज से ही, मुझे लगता है, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ तो ये हमें करना चाहिए। नहीं, आपने जो बोला वो बहुत सही है कि रिपोर्टिंग और ईगो इशू इसलिए हो जाता है कि जो पर्सन कर रहा है फील्ड पे, उसे लगता है मैं तो अपने पूरे जी जान से काम कर रहा हूँ, और अभी जो मुझसे रिपोर्ट पूछी जा रही है कहीं मुझे क्रॉस चेक करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा ये है, और यही चीज कॉर्पोरेट में हम आसानी से देते हैं क्योंकि हम अकाउंटेबिलिटी का रहता है और स्ट्रक्चर वैसा है। तो ये अगर हम यहाँ पे ले आए और करें और थोड़ा इसको लेकर स्ट्रिक्ट रहे तो बिल्कुल पॉसिबल है। स्नेहा जी, जब आप काम करते हो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के साथ, सेक्स वर्कर्स के साथ, और बहुत सारे रेड लाइट एरिया में ट्रांसजेंडर्स के साथ आप काम करते हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो ये एस्पेक्ट है वो क्या रहता है? मतलब क्या इश्यूज़ हैं आपके उन पर? आप मैंने उनके इश्यूज़ के बारे में आप बता रहे हैं। हाँ, वो एक एरिया जो मुझे सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया 2020 में, जब कोविड के दौरान मैं वहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मेडिकल किट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वहाँ पे गई। तो वहाँ पे जब मैं गई तो मेरा रोज़ का आना जाना था उनके साथ। बहुत बड़े पैमाने पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो मेरा वहाँ पे रोज़ का आना जाना था। क्योंकि वो कोविड का था तो कस्टमर्स आने बंद तो नहीं हुए थे, कम हो गए थे मैं बोलूँगी। तो जो सबसे पेनफुल जो पार्ट था, जो मुझे सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया, वो क्या था कि कोविड की वजह से वो जो उनके बच्चे होते हैं सेक्स वर्कर्स के, वो भी काफ़ी बच्चे हॉस्टल में भी रहते, काफ़ी उनके साथ रहते हैं। वो सारे बच्चे भी आ गए थे वहीं पे, अपनी माँओं के पास आ गए थे। तो वहीं पे माएँ अपना प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं, वहीं पे बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे को बेड के नीचे रख करके अपना प्रोस्टिट्यूशन कर रही हैं। थोड़े बच्चे बड़े हुए हैं तो वो रूम के बाहर खड़े हैं, क्योंकि अगर रेड लाइट एरिया बुधवार पेट देखेंगे तो बहुत क्रैम्प्ड है, वो बहुत सारे बिल्डिंग्स है वहाँ पे। बच्चों के खेलने की, चलने की जगह नहीं, खेलना तो दूर की बात है। तो ये कम्युनिटी का ये प्रॉब्लम से तो अफेक्ट किया ही, और सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया वो जो ब्लड लाइन जो आगे जा रहा है, जो उनको मतलब हम कहीं रोक नहीं पा रहे हैं, इसको कहीं रुक नहीं पा रहा है ये परेशानी। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ तो बहुत ज़रूरत है इंटरवेंशन की, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोविड की वजह से स्कूल जाना बंद था बच्चों का, तो मैंने सोचा कुछ नहीं, मैं वहाँ एक पास में मंदिर था, तो मैंने वहाँ पे गई, उनके पुजारी से पूछा कि मुझे कुछ टाइम के लिए आप मंदिर देंगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ देंगे। तो हम लोगों ने वहाँ के 40-50 बच्चों को इंगेज करना शुरू किया। इंगेज करना मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि 3-4 घंटों के लिए उनको एक सेफ स्पेस मिले, जिसमें वो माएँ अपना काम करें, बच्चों अपने एक सेफ स्पेस में खेले कूदे जो भी। तो हमारा यही मोटिव था, और उसके साथ हम लोगों ने रेमेडियल क्लासेस इनके बच्चों के साथ बुधवार पेट में उस मंदिर में शुरू किया।
तो उनको हम लोग प्ले वे मेथड में बच्चे को खेलते कूदते पढ़ाना लिखाना शुरू किया। उस समय तक हमारा जो पर्णकुटी था वो वॉलंटरी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें CSR ने खुद अप्रोच किया। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू PwC, PricewaterhouseCoopers एंड Hexaware। उन्होंने हमें रिकग्नाइज किया और उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ प्लेस, अ सेंटर। तो हमें वहाँ पे फिर एक मतलब बहुत अजीब लगेगा अगर आप हमारे ऑफिस वहाँ पे जाएंगे, उतने क्रैम्प एरिया में हमारे पास एक बहुत बड़ा सा ऑफिस है, जो खुला ऑफिस है, जिसमें बच्चे आते हैं और दौड़ते हैं। इट इज़ लाइक अ स्पेस फॉर देम, जहाँ पे वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अपनी एनर्जी को बर्न कर रहे हैं। तो पहले वो खेलते हैं, योगा होता है, फिर नॉर्मल चट चाट होती है, फिर हम उनका पढ़ाई लिखाई और अलग अलग जो चीज़ें उनके साथ एक्टिविटी कर वो करते हैं। तो वो हमें मिला और ये मुझे सबसे ज़्यादा जो कहते ना हिट किया था वो बच्चों का, जो बच्चे वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। तो ये भी मैं नहीं कहूँगी कि वहाँ से निकल जाना इज़ द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं कहूँगी कि अगर 5-6 साल छोटा बच्चा वो डिज़र्व करता है अपनी माँ के साथ रहना, राइट? तो उनको अपनी माँ से अलग कर देना, क्या ये सोल्यूशन है? तो जनरली क्या होता है कि उन्हें हॉस्टल भेज दिया जाता है। जनरली तो हमारे पास यही एक सोल्यूशन होता है कि हम क्या करते हैं, उनको बाहर हॉस्टल, और हॉस्टल की भी गारंटी नहीं होती है कि वो किस तरह का हॉस्टल है। लेकिन बहुत छोटा बच्चा हॉस्टल में नहीं रह पाता है, भाग जाता है, निकल, और माँ भी अपने बच्चे के साथ रहना चाहती है, बहुत माएँ अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन उनको काम तो करना है, उनको पैसे तो कमाने हैं, तो वो वही बच्चा वहीं पे रहता है, उसी जगह रहता है। मोबाइल दे देती है हाथ में, तो रूम छोटा सा है 10x10 का, वहीं बाहर में मोबाइल है, या बहुत छोटा बच्चा तो बेड के नीचे, कॉट के नीचे रख देती हैं बच्चों को, और प्रोस्टिट्यूशन उनका जो भी बिजनेस है वो करती हैं। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा पेनफुल। अभी ये जो सेक्स वर्कर्स हैं, हाँ, ये आपके ऑफिस में अपने बच्चों को छोड़ के जाती हैं? हाँ, तो उसके बाद ये बच्चे हमारे ऑफिस में रहते हैं। बच्चों को सबसे पहले हम लोगों ने, वहाँ के बच्चे से आप जब मिलेंगे ना, तो इनिशियली हमने जो ऑब्जर्व किया था, वो बहुत चुप रहते हैं, बहुत चुप रहते हैं, वो बातें नहीं करते, बात करते ही नहीं। तो हमें लगा कि क्या करें, तो हमारे पास है थेरेपिस्ट हैं सारे हैं, लेकिन उनसे बात करने के लिए हमें ये समझा कि उनको एक सेफ स्पेस जहाँ पे वो सेफ फील करें, वो उसकी बहुत आवश्यकता है। तो धीरे धीरे हमारे जो टीचर्स थे उनके साथ मिलते, बात करते, खेलते, वो अभी आते ही बताना शुरू कर देते हैं अपना रूटीन, ये स्कूल में हुआ, ये उसके साथ मेरी लड़ाई हुई, मम्मी ने मुझे डांटा, मम्मी ने मेरे लिए कुछ मंगाया नहीं, मम्मी ने खाना नहीं दिया, ऐसी सारी स्टोरीज हमें सुनाते हैं पहले। देन वो फिर मदर्स अपना काम करें, उनके लिए भी एक जगह है जहाँ पे बच्चे सेफली रह रहे हैं, सीख रहे हैं। उनका आफ्टर स्कूल वो देखा जा रहा है, हम स्कूल विजिट भी करते हैं, होम विजिट भी करते हैं, बच्चे स्कूल में कैसे बिहेव करें वो विजिट भी करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि आप बस एक बात सोच के देखिए, एक बच्चा बड़ा हो रहा है, 6-7-8 साल का बच्चा है, वो बस ये चाहता है कि उसका आइडेंटिटी रिवील नहीं हो कॉलेज में, स्कूल में, तो उसे डर है, एक छोटे बच्चे को डर है कि कहीं मेरे दोस्तों को, मेरे टीचर्स को, टीचर तो जानते हैं बट उसको लगता है कि नहीं पता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, उस एनवायरनमेंट से है वो। एक तो आप ब्रॉथल में रह रहे हो, पर ऊपर से आप जहाँ जा रहे हो स्कूल में, वहाँ आपको छुपाना है अपनी आइडेंटिटी। इसके साथ 5-6-7 साल का बच्चा रह रहा है इस झूठ के साथ, तो इट इज सो डिफिकल्ट, ये बहुत पेनफुल है। उनका नॉर्मल ग्रोथ मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर बहुत डीप लेवल उनके साथ काम, बहुत ट्रस्ट, उनके पास ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, बहुत ट्रस्ट करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग कैसे? हमारे पास वही, हम उनको, हमारे पास एक, इसलिए मैं सिंपल एक मोटिव रखा है, उनको सेफ एटमॉस्फेयर देना, हर वो चीज़ जहाँ पे वो सेफ फील करे, हर वो चीज़ जिससे वो सेफ्टी की उनको
तो स्टार्टिंग में हम उनको टॉयज़ देते हैं, खेलने देते, जो उन्हें बताना, एक्सप्रेशन नहीं है उनका, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं वो उसके ऊपर काम करते हैं। बट देयर आर मेनी मेथड्स जो साइंटिफिक वेज हम यूज़ कर रहे हैं उनके साथ। और मीनवाइल वो उनको पता भी ना चले कि हम कुछ इस तरह का कोई तरीके से कर रहे हैं, बट हम उनके साथ जिससे वो बात करना, एक्सप्रेशन उनका आए। तो ये एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है सिचुएशन। और इसी फील्ड में ट्रांसजेंडर्स के साथ भी आप काम कर रही हैं? इस फील्ड में हम ट्रांसजेंडर के साथ भी काम कर रहे हैं, बहुत ही डीप लेवल वर्क हो रहा है। तो वहाँ पे भी जो हमने जो देखा, क्योंकि मैं खुद मोबिलाइजेशन के लिए उतरती थी, तो मोबिलाइजेशन जब हम कर रहे थे वहाँ पे बुधवार पेट में, वहाँ 5,000 से ऊपर महिलाएं रहती हैं सेक्स वर्कर से, और 300 से 400 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी रहते हैं। तो वहाँ पे जब औरतें खड़ी रहती हैं अपने स्ट्रीट पे, तो मैं पूछ रही थी, आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, आप सिलाई करना चाहते हैं, पार्लर का कोर्स करना चाहते हैं, मसाला बनाना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, ये सब तो हमने कभी सीखा नहीं, ये तो हमें आता नहीं, हमारे कस्टमर्स आते हैं, हमें ये सब, हमारा समय जाएगा। एक औरत थी, मुझे अच्छे से याद है, 5 साल पहले, वो वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करती हैं, उनके पास भी मैं गई, तो मुझ पर मैंने जब पूछा ना कि आप सिलाई करेंगी क्या, तो वो हंसने लग गई मुझे देख कर के। बोला मैंने तो कभी सुई नहीं उठाई है दीदी, तो मैं क्या करूँगी सिलाई, मैं यही ठीक हूँ। 1 महीने बाद वो हमारे पास आई वापस से कि आप सिखाते क्या हैं, आप करते क्या है? तब हम लोगों ने भी बोला कि हम ऐसे से कुछ सिखाते, बट हम डायरेक्टली सिखाते नहीं हैं, हम उनका काउंसलिंग करते हैं पहले। बहुत सारा हमारा जो काम जाता है वो उनके काउंसलिंग के ऊपर जाता है। देन वी डिसाइड कि आप वो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कि हम ये एक्सपेक्ट करना कि जो उस ब्रॉथल में मतलब 10 साल, 11 साल, 12 साल की थी तब आई हैं, और आज 35 साल की हो गई हैं, तो उनका एक्सपोजर ही नहीं है बाहरी दुनिया से। वो जानती ही नहीं कि सिलाई क्या होता है, वो जानती ही नहीं कि मसाला होता क्या है। उन्होंने कभी खाना बनाया ही नहीं है वहाँ पे। वो खाना नहीं बनाते, वो बाहर से किसी डब्बा मंगा लिया, किसी से ले लिया, तो उनका वो एक्सपोजर ही नहीं है। तो वहाँ पे अब अचानक से उनको आपको कुकिंग का क्लास कराएंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, इट विल नॉट वर्क। तो हमारा बहुत डीप वर्क होता है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ हमने किया, वो काउंसलिंग होता है। तो उनका अभी मैं कुछ टाइम पहले, 2 दिन पहले उनकी एक मीटिंग हमारे यहाँ चल रही थी, तो बहुत सारे ट्रांसजेंडर रहते। एक लड़का था, मुझे लगता है वो 20 साल का होगा, मैं देखी सब अपनी अपनी स्टोरीज बता रहे थे, अपनी स्ट्रगल बता रहे थे, वो चुपचाप बैठा हुआ था। 1 घंटे बाद बोला वो बोला कि आप जो कुछ हम कोर्सेज के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, ये करेंगे, ये सिखाएंगे, वो बोला कि आप मैम कुछ भी सिखाओ, मुझे ना ऐसा मत सिखाओ जहाँ मुझे लोगों से मिलना पड़े। तो मैंने कहा क्यों? तो बोला कि सबसे बड़ा हमारा स्ट्रगल, घर में हम अपने पेरेंट्स से फाइट करते, अपने सिबलिंग से फाइट करते अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अब मुझे बाहर निकल के भी लोगों को फाइट करना पड़ा, अब वो मुझसे नहीं होता। तो आप मुझे ऐसा कुछ दो जहाँ मैं खुद का करूँ, जहाँ मुझे लोगों से बात नहीं करनी पड़े, जहाँ मुझे लोगों को प्रूफ नहीं करना पड़े। तो उनका एक मेजर वो कुछ सीख तो ले, लेकिन लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? क्या मतलब वो सीख लेंगे कुछ चीजें, या शायद आपने उन्हें जॉब में भी डाल दिया, उन्हें लेबल भी कर दिया, बट क्या लोग बाहर के लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? वही बात उनका भी कहना था कि वहाँ पे फिर मुझे फाइट नहीं करना है मेरे एक्सेप्टेंस के लिए। तो हमारे पास इसलिए हम जो मोबिलाइज करते हैं, हम कम्युनिटी से ही हायर करते हैं। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, सेक्स वर्कर हैं, वो ट्रांसजेंडर हैं, क्योंकि अगर हम कम्युनिटी से नहीं रखेंगे तो वो उनका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा। तो वो हमसे कनेक्ट नहीं करते हैं। हम एंड ऑफ द डे हम उनके लिए एलियन है। तो वो कनेक्ट करते हैं जो उनके कम्युनिटी से हैं। तो वहाँ पे भी यही है कि हमारे ही एम्प्लॉय हैं, उनकी ही मदर उनको सेम टॉयलेट यूज़ करने नहीं देती। ही इज़ HIV पॉजिटिव एंड ट्रांसजेंडर, तो उनके टॉयलेट अलग है उनके, और हम यहाँ साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, बट उनके घर में वो अलाउड नहीं है सेम प्लेट शेयर करना अपनी मदर के साथ भी।
तो दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दे आर फेसिंग। और ये जो काम है इसमें सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट क्या है लोगों के लिए? सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड एक एस्पेक्ट ये है कि वो अलग है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो कुछ और ही है जो हम नहीं हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना, जब मैं कोविड के दौरान वहाँ पहुँची तो मुझे यही सबसे पहले रियलाइज़ हुआ कि ये तो सेम इमोशंस है, सब कुछ हमारे जैसा है। इट्स जस्ट दैट उनके एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है, हमसे हार्श है, थोड़े अलग है, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों, इतना क्यों? ये वहाँ का बच्चा ये क्यों डर रहा है कि उसको उसकी आइडेंटिटी को जान दे? और सिर्फ हम लोग सिर्फ बुधवार पेट में नहीं काम कर रहे हैं, हम इस कम्युनिटी के साथ पूरे पुणे और PCMC में काम कर रहे हैं। तो बुधवार पेट में तो 5,000 हैं, पूरे पुणे में फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं सेक्स वर्कर्स और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की। तब उनके तो वो उन्होंने तो अपने घर पे भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई है और वो इस फील्ड में है। तो समवेयर यही है सबसे बड़ा कि उनको अलग समझा जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। मेजर चैलेंज है कि आप एक्सेप्ट, भगवान ने उन्हें बनाया है और उनको अपने एग्जिस्टेंस पे एवरीडे उन्हें चैलेंज है, एवरीडे उन्हें वो फेस करना पड़ता है, वो चैलेंज एवरीडे उन्हें प्रूव करना पड़ता है। उनकी तो कोई गलती नहीं, तो भगवान ने बनाया। तो ये मैं बोलूँगी सबसे मिसअंडरस्टूड है कि हाँ, उनको अलग समझा जाता है, हमसे बिल्कुल अलग। और ये जो रोज आप इतनी तरह की पेनफुल स्टोरी सुनती हैं, अभी हमारे इस पॉडकास्ट में आपने HIV पॉजिटिव लोगों की बात की, ट्रैफिकिंग है, अब्यूज़ हो रहा है, तो ये इमोशनली कितना चैलेंजिंग है आपके लिए सब मैनेज करना? क्योंकि रोज आपके पास ये स्टोरीज हैं आपके काम में। हमारे पॉडकास्ट से पहले मैं आपसे शेयर कर रही थी अपने बारे में कि मैं ऑलवेज प्रॉब्लम्स सुन के बड़ी हुई हूँ और मैं प्रॉब्लम जहाँ होता था अटक जाती थी। यहाँ पे भी सेम है, प्रॉब्लम्स है, बट मैं यहाँ पे कंप्लीट इसलिए महसूस करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा सॉल्व कर पाती हूँ। नाउ फ्रॉम द प्रॉब्लम टू आई एम ऑन द सोल्यूशन साइड ऑल्सो, राइट? तो इट गिव्स मी अ किक एट द सेम टाइम और ये मुझे मोटिवेट करता है। हाँ, वो अफेक्ट तो मुझे करता ही है, ये मैं नहीं कहूँगी नहीं करता, लेकिन वो जो थोड़ा सा बदलाव जो हो पाता है वो एक किक देता है, खड़े होने के लिए ताकत देता है। और वो मैं कहूँगी कि उसके लिए तो मैं 7 जन्म भी बढ़ती रहूँगी, करती रहूँगी। तो इस तरह का मुझे किक मिलता है। और लोग ना अक्सर ये मानते हैं कि सोशल वर्क इज ऑल अबाउट स्माइल, चेंज, इम्पैक्ट। ऐसा कुछ है क्या जो कैमरा में कैप्चर नहीं होता लेकिन ग्राउंड पे हो रहा होता है? आप इतना सोशल वर्क करती हैं और आपने अभी बोला कि ये पेनफुल स्टोरीज ही आपकी स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं। सो ऐसा कुछ है जो लोगों को नहीं दिखता, मे बी कोई कैमरा में नहीं आ रहा, कोई मीडिया में नहीं आ रहा, बट ग्राउंड में हो रही हैं वो चीज़ें। कैमरा में, मीडिया में तो बहुत चीज़ें नहीं आ रही है और जो ग्राउंड में हो रही है, ऐसा सबसे ज़्यादा मुझे ये, क्योंकि मैं बहुत ही रेड लाइट एरिया में काम करती हूँ, तो रोज़ अलग अलग तरह के अब्यूज़ की स्टोरीज हमें सुनने को मिलती है। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, ये है कि काफ़ी लोग हैं जो मैं उनको साइलेंट हीरो कहूँगी, जो बहुत काम कर रहे हैं, जिन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना मीडिया में आने का, ना बताने का। वो अपने लेवल पे अपने तरीके से बहुत काम कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत लोगों से मैं इंटरेक्ट करती हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्यों, बाय नेचर मैं बहुत शाई हूँ और बहुत मैं बहुत कम प्लेटफॉर्म पे रहती हूँ और मुझे ऐसा मिले कि पर्णकुटी की स्टोरी कोई और बताते, आई वुड बी मोर देन हैप्पी। मुझे ऐसा रहता है, लेकिन क्योंकि बीइंग अ फाउंडर मैं फेस हूँ, तो ये मुझे करना ही है काम। तो ये तो मैं ये रिलेट कर पाती हूँ।
बहुत सारे लोग हैं जो साइलेंटली काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, साइलेंटली बहुत कुछ हो रहा है। और ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है क्योंकि मैं बहुत सारे एनजीओ फाउंडर से काम करती हूँ के साथ और बात भी करती हूँ, एंड उन्हें ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ये बताने में कि वो क्या कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप देख ही लो, जब भी हम बात करते हैं आपको तो दिख ही रहा है, काम तो हो ही रहा है। आपने बहुत अच्छी बात बोली, उनका इंटरेस्ट नहीं। पता है क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि उनके लिए बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं? क्योंकि अगर आपका वे ऑफ लाइफ वो है तो आपके लिए कुछ नया नहीं है, आपके लिए अनोखा नहीं है। वो कोई बाहर का लेंस से देखता है तो लगता है अरे आप ये करो, बट आपके लिए तो वो सांस लेने का तरीका है। दिस इज ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, दिस इज द वे यू लिव, जहाँ रहते हो ऐसे जी रहे हो। तो आप कैसे उसको स्टोरी में बताओगे, ऐसा बताओगे रोज का है जैसे खाए पिए किया ऐसा, तो शायद इसलिए वो बात नहीं करते हैं इसके बारे में। और एक्चुअल में जो रियल स्टोरीज है ना वो नहीं आएंगी कभी ऐसे। आपको ग्राउंड पे जाके देखना पड़ेगा कि जो ये चेंज मेकर्स हैं क्या काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही समझ में आता है। इसीलिए क्वेश्चन भी मुझे आपके लिए था कि ऐसा आपने भी बहुत कुछ नोटिस किया होगा, और आप खुद ही बहुत शाय हैं, आप बोल रहे हैं आप खुद ही नहीं जाती है प्लेटफॉर्म पे। मैं बता रही हूँ, ये मेरे टीम का सबसे बड़ा मुझसे परेशानी है कि मैम आप बताते नहीं, आप बोलते नहीं हो। तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे ना मेरे बदले तो वहाँ आके बता दो ना, मेरे बदले कर दो ना। नहीं, हम नहीं कर सकते क्योंकि आई एम एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट, और मुझे ऐसा लगता है मे बी मुझे शायद ये कॉम्प्लीमेंट है, आई एम नॉट गुड, मैं कॉम्प्लीमेंट लेने में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, तो मैं अवॉइड करती हूँ। तो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे जहाँ मिलके मैं कि हाँ ये मेरा ट्राइब है ये मेरा ट्राइब है, मुझे अच्छा लगता है। स्नेहा जी, अभी हम मतलब आपसे जब मैं डिस्कस कर रही हूँ ना तो मुझे ये काफ़ी कुछ चीज़ें रिलेट हो रही है कि कैसे लोग साइलेंटली काम कर रहे हैं और इतने बड़े काम कर रहे हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका क्रेडिट कौन लेके जा रहा है। दे आर लाइक वो बस अपना काम कर रहे हैं, और शायद उसी से ये सब चल रहा है। ये दुनिया कुछ अच्छे लोगों की वजह से आज है जो भी हम देख रहे हैं। नहीं, तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। ये मैं नहीं कहूँगी कि कुछ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और बहुत अच्छे लोगों की वजह से ही दुनिया चल रही है। हम अपने रैपिड फायर राउंड में आ गए हैं, और मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका आप आंसर एक सेंटेंस या एक वर्ड में कर सकते हैं। एक वर्ड या एक सेंटेंस में? हाँ, आप जैसे कंफर्टेबल हो। आपने रेड लाइट एरिया से जो सीखा, क्या ऐसा सीखा है जो किसी MBA या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं सीखा जा सकता? एम्पैथी जो मैंने सीखा, शायद वो कोई नहीं सिखाता, वो वहाँ जाएंगे वो अपने आप सीख जाएंगे। इसीलिए आपकी ट्रेडिंग जॉब में दिल नहीं लगा। सेक्स वर्कर या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में एक सबसे बड़ा मिथ जो आप चाहेंगे कि लोग अनलर्न कर दें, भूल जाएं? वो हम जैसे हैं, बस उनको इंक्लूड करना है हमें। एक्सक्लूड कर रहे हैं हम, अलग बना के, उन्हें इंक्लूड करना है हमें अपने जैसा। अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दिए जाए और कहा जाए कि आप एक इनिशिएटिव शुरू करो या एक प्रोजेक्ट शुरू करो, क्या करोगी आप? तो मैं प्रोजेक्ट धारा जो हमारे वुमेन एम्पावरमेंट है इसलिए शुरू करूँगी क्योंकि सबसे स्मार्ट वे इज टू एम्पावर अ वुमेन। आपने एक औरत को खड़ा किया ना तो अपने बच्चे का ख्याल रख लेगी, पढ़ाई देगी उसको। तो आपने औरत को एम्पावर करते हो तो पूरा आगे का जो है ना वो सिस्टम डिज़ाइन हो जाता है। तो आई थिंक मैं प्रोजेक्ट धारा को स्किलिंग पे करूँगी बस, अगर मेरे पास 10 साल बाद आप जिस कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, कोई हेडलाइन आप क्या पढ़ना चाहोगी? मैं उनके बारे में कि मैं ये ज़रूर पढ़ना चाहूँगी कि प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज हो जाए। ये मैं चाहूँगी, ये मेरा है। क्योंकि देखिए, अगर ये रैपिड फायर राउंड है फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि हर चीज़ें हो रही है, प्रोस्टिट्यूशन तो हो ही रहा है, इवन दो ये एक तरह से लीगलाइज है इंडिया में, लेकिन वो बहुत उसके इस मोर ऑफ लाइक आप बिस्किट बेच सकते हो, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो, पैकेजिंग नहीं करते, इट इज़ लाइक दैट। तो ये ना सिस्टम को और करप्ट किया जा रहा है, इससे और चीज़ें
करप्ट हो रही है और उसकी वजह से परेशानियां और गलत काम हो रहा है। तो अगर हम इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करेंगे और इसको लीगल स्ट्रक्चर देंगे तो हम काफ़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और मुझे लगता है ये सेक्स वर्कर्स, प्रोस्टिट्यूशन या ट्रांसजेंडर को एक इंक्लूजन वाला जो है ना एंगल को हम रिजॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपको एक लॉ पास करवाना हो तो कौन सा लॉ पास करेंगे? लॉ पास तो मैं यही बोला इसको लीगलाइज करना हो सेक्स वर्क को, तो डेफिनेटली मैं ये कराऊंगी। इंक्लूड करवाना चाहती हूँ मैं। इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है इस कम्युनिटी में। आप उन लोगों को क्या बोलोगी जो ये बोलते हैं इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता? मैं कहूँगी कि आपको मेंटल इलनेस है, और इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट एम्पैथी की और इंसानियत की सख्त ज़रूरत है, सीखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, बोलने वाले हम हैं कौन, पहली बात है। और कुछ नहीं हो सकता का डेफिनेशन क्या है? क्योंकि अगर लेयर्स में वर्क होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी को कुछ सिखा दिए, वो अचानक से वो कर नहीं सकता। पहले उसकी मेंटल वो उसकी एम्पावर वो अपने माइंड से होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। और वो मे बी बहुत समय का उसका ट्रॉमा जिसको रिलीज होने में बहुत समय लग जाए। तो अगर हम थोड़ा सा भी चेंज ला पा रहे हैं, उनकी सोच में ही बदलाव ला पा रहे हैं, तो बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। तो बिना किए कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। तो और अगर आपकी जर्नी, पूरी जर्नी एक इमोशन में कैप्चर करनी हो तो वो कौन सा इमोशन है? एम्पैथी है। It's only empathy. It's passion driven. मैं हमेशा मैं कहूँगी मैं बहुत ही पैशनेट पर्सन हूँ। और एम्पैथी, हाँ, पहले ये एम्पैथी की वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं प्रॉब्लम्स ले करके सबका सोल्यूशन नहीं था ना। बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म मैं सोल्यूशन साइड हूँ, तो मैं खुद को कंप्लीट महसूस करती हूँ। तो ये वर्च्यू जो मैं कहूँगी, एम्पैथी, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मैं परेशान हूँ, और वो मुझे अब मुझे वो स्ट्रेंथ दिखता है। आपने एक बहुत सही बात बोली कि जो चेंज मेकर्स हैं, प्रॉब्लम सब लोग देखते हैं, लोग डिस्कस भी करते हैं, लेकिन सोल्यूशन साइड में काफ़ी कम लोग काम करते हैं। और चेंज मेकर्स वही हैं जो सोल्यूशन ढूंढते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करते हैं। और आपके शायद वही स्ट्रेंथ है कि मैं सोल्यूशन साइड में, आपने 2-3 बार बोला है कि मैं सोल्यूशन साइड पे काम कर पा रही हूँ। क्योंकि एक रीज़न था ना, क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम्स लेकर के मुझे परेशान करता था लोगों का प्रॉब्लम। तो शायद जब मैं सोल्यूशन मुझे मिला, तो ये मुझे लगा इट्स लाइक यूरेका मोमेंट, राइट? हाँ, इससे सॉल्व भी किया जा सकता है। तो मैं तो ये हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। आई एम सो ग्रेटफुल। ये अगर मैं इसके लिए चुनी गई हूँ, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और जो आप काम कर रही हैं उसमें इतना क्लोजली काम कर रही हैं आप उन लोगों के साथ, मतलब बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत तरह के बेनिफिशियरीज के साथ काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स के साथ काम करना, या पीपल डिफरेंटली एबल्ड लोगों के साथ काम करना। तो आपके मतलब ये कोई एक ऐसी कहानी ज़रूर रही होगी आपकी कि जिसने आपको बदल दिया, या आप बता रहे थे कि मैं पहले से ऐसे थी, बट कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी स्टोरी जिसने आपको चेंज कर दिया हो? मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मुझे बदल दिया। मैं पहले भी आपको मैं खुद को पहले पहचानती नहीं थी, या ये इन सब लोगों से मिल करके मैं खुद को पहचान गई। तो शायद मैं बदल नहीं गई, मैं खुद को खुद से मिल पाई हूँ। तो ये मैं कहूँगी इट्स मोर ऑफ मैं खुद को पहचान पाई हूँ, अपना गुड बैड अगली साइड। पहले मैं इसको लेकर के बहुत डिस्कनेक्टेड थी, खुद को लेकर के। तो इससे मुझे पहचान मिली है, खुद की पहचान मिली है, खुद को समझने का मुझे इसके वजह से मुझे मौका मिला है खुद को समझने का। ये मैं कहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं कि एक स्टोरी ने मुझे बदल दिया, क्योंकि मेरी स्टोरीज तो मुझे सामने किसी को भी नहीं दिखे। मुझे तो प्रॉब्लम्स हमेशा दिखता था। प्रॉब्लम तो मुझे दिखता ही रहता था। इट्स जस्ट दैट मुझे सोल्यूशन नहीं
पता था। तो यहाँ मुझे सोल्यूशन मिला है, तो यहाँ मैं खुद से खुद को मिल पाई हूँ। ये खुद से खुद को मिलना शायद गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। एब्सोल्युटली। और आपके जैसे कॉर्पोरेट लीडर्स जो हैं, जब वो इस सेक्टर में आते हैं तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। और मैंने ये देखा है कि एनजीओ वर्ल्ड में जब अलग अलग फील्ड से लोग आ रहे हैं तो बहुत चेंज हो रहा है। और इस टाइम पे जिस डिकेड में हम हैं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको क्या लगता है कि और कॉर्पोरेट लीडर्स जब अपने बोर्ड रूम से आए और सोशल सेक्टर में काम करें, सोशल वर्क करें, डायरेक्टली तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, बट मैं हमेशा मानती हूँ कि किसी को तो फुल टाइम करना पड़ता है ये काम। तो अगर ऐसे लीडर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स इस सेक्टर में आएंगे तो इंडिया कहाँ दिखता है आपको अगले 10 सालों में? देखिए, मैं ये मेरा जो मानना है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि फील्ड में आप आएँ। मैं क्यों फील्ड में हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है। मैं यहाँ पे अपने आप का मैं अपना 100% दे पाती हूँ। बट आप जहाँ पे भी हो, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में हो, और जो भी आप अपनी चीज़ों को 100% कर रहे हो विद द माइंडसेट कि आप किसी का, उससे आपका सिर्फ अपना ही नहीं, इस सोसाइटी का भला हो, तो आपको बोर्ड रूम से निकलने की ज़रूरत है। हाँ, आपको अपना दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। वो अगर आप ऑथेंटिक होते हो ना, तो आपका दायरा अपने आप बढ़ता है। क्योंकि हम टू मच अपने में ऑक्यूपाई हैं तो हम देख नहीं पाते। बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ग्राउंड में जाके लड़ रहे, क्योंकि अगर बोर्ड रूम नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हम ग्राउंड पे वर्क भी नहीं कर पाएंगे। तो वी नीड कॉर्पोरेट्स, वी नीड फंड्स, वहाँ पे काम होगा वहाँ। लेकिन सबसे जर्नी आसान कब हो जाती है? अभी मैं 2 दिन पहले कॉर्पोरेट हमारे पास विजिट पे आए थे, तो उन्होंने हमसे बात किया और उन्होंने बताया कि आप खुद ही शुरू हो गए कि एनजीओज को क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है। तो मैंने बस उनको बोला थैंक यू। तो उन्होंने बोला क्यों आप थैंक्स कह रही है? मैं कहा ये जो आप बता रहे हैं ना, हमें आधा घंटा अपने आप को प्रूव करने में जाता है कि हम एज एनजीओ हमें ये स्ट्रगल है। आप वो स्ट्रगल को जानते हैं तो हमारा काम तो ये अगर कॉर्पोरेट लीडर्स वहाँ बैठे जो एनजीओ के चैलेंज को समझ रहे हैं ना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। और इनफैक्ट वो जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। सही है, मतलब वहाँ भी एम्पैथी की जरूरत है। आई वुड से वर्ल्ड नीड एम्पैथी और कुछ नहीं। तो हमें कहीं से कहीं जाने की जरूरत है। कहते हैं ना कि आपको भगवान को पाने के लिए मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी पा सकते हो, बस आपको अपने करीब आने की जरूरत है। और जो न्यू जनरेशन में जो चेंज मेकर्स आ रहे हैं, हाँ, उनके लिए आपके क्या होप है? आपको क्या लगता है कहाँ ले जाएंगे ये? हम जितना ज़्यादा इनके अंदर इनको एक्सपोज करें, जो कि मैं देख रही हूँ आजकल कॉलेजेस में ये क्रेडिट्स वगैरह, ये एनजीओ के लिए उनको क्रेडिट्स मिल रहा है, तो इसको एज अ टिक मार्क एक्टिविटी ना लें, सर्टिफिकेट के लिए हो रहा है ज़्यादा। तो ये अगर ना करके, लेकिन मैंने ये भी देखा है पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, पेरेंट्स खुद बच्चों को ड्रॉप करते हैं, खुद देखते हैं कि वो, तो मुझे लग रहा है कि मैं कॉलेज ही कोई रन कर रहे हो, तो देख रहे हैं कि बच्चे उतने देर अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कॉलेज भी थोड़ा इन्वॉल्व हो और इसको टिक मार्क नहीं लेकर के इसको, क्योंकि देखो जब आप किसी चीज़ में घुसते हो और फिर आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है, तो बच्चे अगर कम एज में इससे एक्सपोज रहेंगे ना, तो आसान हो जाएगा। वर्ल्ड एक अलग तरीके से जाएगा। तो ये वॉलंटियर बनना, इंटर्नशिप करना, या वॉलंटियर्स आते हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि हमें वॉलंटियर्स की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट आपको लगता है कि ये जो जेनजी है अभी वो में है वो चीज़, क्योंकि वो मतलब उनके पास रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है, उन्होंने सब कुछ देखा है। हमारी जो जनरेशन थी हमने कमियां देखी थी तो हम जल्दी रिलेट कर पाए, बट आज के जो बच्चे हैं
ये सच है कि कॉलेजेस ने इनफैक्ट कोर्स ये किया है, उन्होंने मार्क्स उस पर टाई कर दिए कि आप इतना आज करेंगे सोशल वर्क तो आपको इतना क्रेडिट मिलेगा। और इनफैक्ट बाहर की जो यूनिवर्सिटी हैं, अगर आपने सोशल वर्क किया है तो वो आपको अलग से मतलब आपको मार्क्स मिलते हैं या जो भी ग्रेड्स मिलते हैं, आपको प्रायोरिटी मिलती है कंपेयर टू अदर चिल्ड्रन। बट देन कितना है, मतलब ग्राउंड पे क्या दिखता है आपको बच्चों के साथ? पे मैं यहाँ पे अगेन बोलती हूँ कि सिर्फ हम जेंजी को सच ये नहीं कह सकते कि उनके पास क्योंकि एक्सपोजर है। जेंजी कोई वैल्यू लेके आते हैं किसी फैमिली से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने सोसाइटी की बात बताऊंगी। कोविड के समय अभी भी हम एक प्लेस हमने असाइन किया हुआ है, वहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, वहाँ पे हमने बच्चों को बोला है कि आपकी जो सबसे प्यारी, सबसे जो पसंदीदा चीज़ है वो आपको डोनेशन देते ही रहते हैं अपनी चीज़ों। जो टॉय को उन्होंने यूज़ नहीं किया वो दिया। मैंने कहा नहीं, जो टॉय तो जो आपको पसंद है वो दो, राइट। दिस इज़ वेरी ईजी कि जो आपको आप यूज़ नहीं करते हो वो आप दे देते हो। बट इट इज़ वेरी, मे बी आपका एक शार्पनर होगा, छोटे बच्चे का शार्पनर भी उनके लिए एक पेंसिल होगा, बट वो आपका सबसे प्यारा चीज़ है, आपकी फेवरेट है, आपकी फेवरेट है, आप वो दो। तो ये वैल्यूज़ हम बताते हैं उनको। ये समवेयर इट कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द कॉलेज। तो वाई हम उनको क्यों ब्लेम करें? अगर हम ये सिस्टम वो जो देखते हैं ना, हम जो चीज़ों को हम सुनना और देखना एक चीज़ है, वाइब्रेशन लेना इज़ अनदर थिंग। तो हम वाइब्रेशन के थ्रू ही बात करते हैं, खास करके छोटे बच्चे। तो अगर वो इन्वायरमेंट में वो चीज़ें देखते हैं, अपने घर पे वो चीज़ें देखते हैं, घर में एक्सपोजर उस चीज़ का देखते हैं, तो ये चीज़ें इम्बाइब करना इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो है ऐसी फैमिलीज़ जहाँ पे हमारे पास अभी इंटर्नशिप के लिए बच्चे आ रहे हैं, वो उसका उम्र कितना होगा, 15 साल का, वो बुधवार पे जाता है, सेक्स वर्क के बच्चों को गिटार सिखा रहा है, इधर आता है, फिर भाग के आता है यहाँ के वडगांव शहरी के बच्चों को पेंटिंग सिखा रहा है। 15 years old। और हमारा जो बुधवार पेट में जो टीचर है, तो वो FC कॉलेज में वो पढ़ाई कर रहा था और उसने पार्ट टाइम टीचिंग शुरू की। अब वो फुल टाइम हो गया, अब तो 4-5 साल हो गए। तो उसके पास भी तो ऑप्शन था, वो जा कर के पार्टी कर सकता था, या वो चूज़ किया बच्चों को पढ़ाना। तो ऐसा नहीं है, हर जनरेशन में हर तरह के हुए ना। समवेयर हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, रादर देन हम किसी अब जेंजी पे डाल रहे हैं या फिर कल किसी और पे डालेंगे। वी हैव टू टेक द अकाउंटेबिलिटी। यस, आपकी वैल्यूज़ है, आप हम फोर्स नहीं कर सकते, बट अगर हम उस तरीके की जिंदगी जिएंगे ना, तो वाइब्रेशन लेते हैं बच्चे। तो पेरेंट्स, स्कूल, एवरीबॉडी हैज टू टेक द अकाउंटेबिलिटी। और ये चेंज वहीं से आएगा। स्नेहा जी, क्या है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आपको कोई सोशल रिफॉर्म करना है या सोसाइटी में चेंज लाना है या कुछ भी ऐसा करना है, ये बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं, ये इतना इजी नहीं है। बट हमने देखा है कि हिस्ट्री में भी आप देख लो पीछे जाके कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े रिफॉर्म हुए हैं, राइट। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आज कोई भी ले सकता है, जो हमारी ऑडियंस है या जो भी लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, वो इन चीज़ों से डरे नहीं कि अरे मुझे तो पता नहीं क्या बड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा और तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं छोटे जो कर सकते हैं वो? बिल्कुल हमें बिल्कुल छोटे स्टेप से ही शुरुआत करनी होती है, फिर वो बड़ा स्केल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ऑथेंटिक रहें, हम रियल रहें, तो हम अगर रियल रहेंगे तो हमारे बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे। हमें ऑलवेज ये सिखाया जाता है सोसाइटी का, जब हम बड़े होते रहते हैं, कि एक पर्टिकुलर वे में हमें रहना है, एक डिज़ाइन दिया जाता है और हम वो मुखौटा पहन करके फिर वो उस तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँगी कि अगर हम ऑथेंटिक लिविंग शुरू करें, जो हम हैं, जो हमारा रियल साइड है, वो दिखाने से हम डरे नहीं। वो सबसे बड़ा रोल वहाँ पे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि हाँ, वो ये एक हम तरीका बोलते हैं, नहीं बच्चे आपको ऐसे ही रहना है, ऐसे ही जीना है। वो अपना जब भी ऑथेंटिसिटी बताता है बच्चा, हम उन्हें रोक देते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, सोसाइटी ऐसे वर्क करती है, ऐसे ही आप एक्सेप्टेबल हो।
वो चुप बैठ जाता है और फिर वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ से कब डिस्कनेक्ट हो जाता है हमें पता नहीं, और वो मुखौटा पहन करके वो अपनी ज़िंदगी को जीने लग जाता है, देन उसका वे ऑफ लाइफ हो जाता है उस मुखौटे के साथ। तो अगर हम ये जीना शुरू करें और बताएं कि हाँ आप जैसे भी हो, जैसे अपने ऑथेंटिक अपने रियल सेल्फ पे, इट्स अ ब्यूटीफुल, आप ब्यूटीफुल हो। तो ये बहुत, मैं बोलूँगी ये अगेन ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात मैंने बोली है, लेकिन अगर हम इसके इस तरीके से जीना शुरू कर जाएं तो शायद हमारी ज़िंदगी, शायद ये क्राइम्स और ये जो हम ये जो डिप्रेशन और इन सब से जो डील कर रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स से हम निकल पाएंगे। तो authenticity is something very very important but very difficult, I would say that। अब छोटा नहीं है ये वर्च्यू। तो समाज के लिए तो अब बाद में काम करेंगे, लेकिन पहले खुद पे हमें पहले खुद पे ही करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला, मुझे मिला है, मैंने कुछ नहीं दिया, मुझे मिला है, जो मुझे मिला है मैं बस वो रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, खुद को रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, मैं कुछ दे नहीं रही हूँ। द मोमेंट हम गिविंग साइड हम बात करते हैं तो वो सही नहीं है। हमें जब भी हमें अगर जहाँ हम ये सोचते हैं कि ये मिल रहा है, हम कर रहे हैं, वी फील टायर्ड, राइट। द मोमेंट हम ये हमारे अंदर ये मेरा है, ये मेरा ही है, ये मेरा काम है, तो आप टायर्ड क्यों फील करोगे, राइट। आप टायर्ड फील, आपको काम ही नहीं लगेगा। ये जो जहाँ पे पैशन होता है वो वहाँ पे हम थकते नहीं हैं। जहाँ पे हम अपने स्ट्रेस होता है वहाँ हम थक जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो वो आई थिंक जहाँ आपको पैशन मिल रहा है, इसीलिए मैंने बोला वो बोर्ड रूम वाला। मे बी बोर्ड रूम से कुछ लोग हैं जो आए ग्राउंड पे, उनको ग्राउंड पे मज़ा नहीं आया, तो बोर्ड रूम उनके लिए है। बी ऑथेंटिक, बी देयर, बट डू 100%। हाँ, अपना जैसे ही आप ऑथेंटिक होते हो ना, आपका 360 डिग्री का नज़रिया होता है, आप अपने तक सीमित रहोगे ही नहीं, आपका नज़रिया ही बढ़ जाता है। आप ज़रूर सोसाइटी के लिए सोचोगे, अपने बियॉन्ड ज़रूर जाओगे। तो बेसिकली गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सोशल रिफॉर्म करना है या चेंज लाना है। गोल ये होना चाहिए कि मैं एक पहले ऑथेंटिक हो जाऊं और अच्छा ह्यूमन हो जाऊं, अपने आप फिर रास्ते खुल जाएंगे, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए। एब्सोल्युटली, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। शायद ये रियलाइज ही नहीं करते हम लोग, बस सोचते हैं अरे ये मुझसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि सबको इस तरह से सोचने लगे, क्योंकि हर चीज़ थॉट है। कुछ भी हम करते हैं ना, पहले वो थॉट लेवल से शुरू होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके स्नेहा जी। सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, मुझे बहुत मज़ा आया बात करके। मुझे भी, थैंक्स।